Good morning, children. Today we will continue with the remaining part of the chapter 13. Yesterday we have seen that Balbir Singh discussed about the two major problems that he faces in the farming. First problem was that he is not able to find the workers to find work in the farm, and second problem is the untimely rain or hailstorm. Now we'll continue further. Balbir Singh. And then there are several insects that feed on the crops and damage them. A number of microbes are also there which cause diseases in the plants. We have to spray pesticides to kill them. Many unwanted plants also grow in the fields. They are called weeds. We have to spray weedicides to remove them. बलबीर सिंह कहते हैं कि और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं जो कि क्रॉप्स पर फीड करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स भी हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज़ेस फैलाते हैं और उनको मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड्स स्प्रे करना पड़ता है। और कई तरह के अनवांटेड प्लांट्स भी हैं जो फील्ड्स में ग्रो करते हैं, एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और उनको हटाने के लिए हमें वीडिसाइड्स स्प्रे करना पड़ता है। So to kill the microbes or insects, they have to spray pesticides, and to kill the weeds, they have to spray weedicides. Swati, oh yes, we have seen pictures of farmers spraying pesticides on the crops, but these pesticides are harmful to human beings also, is it not? स्वाति कहती है कि हाँ, हम लोगों ने पिक्चर्स देखे हैं फार्मर्स को पेस्टिसाइड स्प्रे करते हुए क्रॉप्स पर, लेकिन ये पेस्टिसाइड्स जो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। क्या ये हार्मफुल नहीं होते ह्यूमन बींग्स के लिए? तो बलबीर सिंह कहते हैं यू आर राइट, दीज आर हार्मफुल केमिकल्स, दैट्स वाई वी शुड सोक आवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन वाटर फॉर हाफ एन आवर एंड यूज़ देम ओनली आफ्टर दैट। तो बलबीर सिंह कहते हैं कि हाँ, ये पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स, इसलिए हमें अपने जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको कम से कम आधा घंटा के लिए पानी में सोख करके रखना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें यूज़ करना चाहिए। रोहित, थैंक यू अंकल, वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट फार्मिंग फ्रॉम यू। सेइंग गुड बाय टू बलबीर सिंह, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू सी द मेला। तो रोहित जो है वो बलबीर सिंह को थैंक्स करते हैं और वो कहता है कि हमने काफ़ी कुछ सीखा आपसे फार्मिंग के बारे में, और सारे बच्चे जो हैं बलबीर सिंह को गुड बाय करके आगे वो मेला देखने के लिए चले जाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 83। हियर वी विल रीड अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ब्लू बॉक्स। हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Balbir Singh is a rich and progressive farmer, but all the farmers in our country are not like him. Most farmers do not want to take any risk. They grow only 2 crops per year and do not earn much. तो बलबीर सिंह जो है वो एक रिच और प्रोग्रेसिव फार्मर है, लेकिन हमारे कंट्री में सारे फार्मर्स जो हैं वो बलबीर सिंह जैसे नहीं हैं। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए वो हर साल केवल 2 ही क्रॉप्स लगाते हैं, और जब 2 क्रॉप्स लगाते हैं तो उनको ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री डू नॉट हैव एनी लैंड ऑफ देयर ओन। दे वर्क एज लेबरर्स इन द लैंड्स ऑफ अदर फार्मर्स एंड अर्न वेरी लिटिल। कई फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, और वो दूसरों के लैंड पर एज लेबरर्स काम करते हैं, और इस तरह से उन्हें और भी ज़्यादा कम कमाई होती है। स्मॉल फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो ओनली एज मच एज इज़ रिक्वायर्ड बाय देम एंड देयर फैमिलीज इन देयर फार्म्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड subsistence farming. This farming is practiced using old techniques and tools. Family members work together to plow the land and sow the seeds. They do not have any means of watering their plants and depend only on rainfall. तो छोटे मोटे फार्मर्स जो हैं हमारे कंट्री में वो इतना ही ग्रो करते हैं अपने लैंड पर जितना कि उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट हो, उनको सफिशिएंट हो जाए। तो इस तरह की फार्मिंग जो कि अपने लिए ही और अपनी फैमिली के लिए ही की जाए, इस तरह की फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और इस तरह की फार्मिंग में पुराने टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही काम करते हैं लैंड को प्लाव करने का और सीड सो करने का,
और इनके पास प्लांट्स को पानी देने के लिए भी कोई तरीका नहीं होता है और वो जनरली रेनफॉल पर ही डिपेंड करते हैं. सो दिस वन टाइप ऑफ फार्मिंग इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच इज़ only sufficient for the family members. Such type of farming is practiced in the northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Manipur and Andaman and Nicobar Islands. Another type of family farming is zoom farming. Now we will study about the next type of farming, that is zoom farming. Zoom farming is also known as slash and burn agriculture. In our country, it is practiced in Mizoram and some parts of Arunachal Pradesh. A part of the forest is cut and burnt. The land is then lightly dug and seeds are sown. Crops like maize, paddy, and vegetables are grown. After harvesting the crop, the land is left fallow for quite some time. Another part of the forest is then slashed and burned. ये जो नेक्स्ट टाइप की फार्मिंग है जूम फार्मिंग, इसमें इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. हमारी कंट्री में इस तरह की जो प्रैक्टिस है या जूम फार्मिंग जो है वो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में किया जाता है. यहाँ पर फॉरेस्ट का जो एक पार्ट है उसको काट दिया जाता है और जला दिया जाता है और फिर उसको डग किया जाता है और उसमें सीड्स बोए जाते हैं और फिर उसमें मेज़ या पैडी या वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं और इनको हार्वेस्ट करने के बाद में उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए. फिर जब इस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है, जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, तो फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट को स्लैश किया जाता है, काटा जाता है और जलाया जाता है. प्लांट्स ग्रो ऑन द फैलो लैंड एंड इट गेन्स फर्टिलिटी नेचुरली. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे आर अगेन कट एंड बर्न टू गेट अ सेकेंड क्रॉप. दूसरे लैंड को दूसरे पार्ट को जलाया जाता है फॉरेस्ट के और वहाँ पर फिर खेती की जाती है और जब तक इस लैंड को जहाँ पे ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. वहाँ पर नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो सॉइल नेचुरली फर्टिलिटी गेन करती है. फिर कुछ सालों बाद जब यहाँ पर वापस फॉरेस्ट लग जाता है तो फिर इसको काटा जाता है, फिर जलाया जाता है फॉर द सेकेंड क्रॉप, दूसरी क्रॉप लेने के लिए. We are losing a considerable part of our forest every year because of this practice. तो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं जितनी कि जल्दी उन्हें काट कर जला दिया जाता है. Now the people of these areas are also shifting to conventional farming using new farm techniques and machines. तो अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि इस तरह से हमारे जंगल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और प्लांट्स जो हैं वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं जिस स्पीड से वो उसको काट रहे हैं. तो इन सब बातों को समझते हुए वो लोग भी अब शिफ्ट कर रहे हैं कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ कि वो एक ही लैंड को यूज़ करें और नए टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, जिससे कि वो उसी लैंड पर फार्मिंग करके अच्छे से क्रॉप उगा सकें. So with this, the chapter is over. Try to solve the MCQs on your own. Read the chapter till I have explained. Thank you.